परम श्रद्धेय देशवासियों, मेरे को आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं कीटाणु, वायरस, फंगस और ट्यूमर इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। इस बात को परिभाषित करने के लिए विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने और समझने का प्रयास करें तो आयुर्वेद के सिद्धांत मानते हैं कि कफ पित्त वात का असंतुलित होने के कारण ही सभी रोगों का जन्म होता है। कफ पित्त वात असंतुलित होते हैं तो क्या होता है, ये बात बड़ी समझने की है। इसमें जब कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, तो वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाकर के रुकने लगता है और वो जहाँ पर भी जाकर के रुकेगा उस रुकावट के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु, वायरस, कीटाणु वो पैदा होने लग जाएंगे और उसके पैदा होने से रोग बढ़ेगा। अब आधुनिक चिकित्सा पद्धति केवल उस स्थिति को समझने का प्रयास करती है जब कीटाणु, वायरस पैदा हो जाते हैं तो उसी को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उससे पहले वाली जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत मुख्य हैं, उनको गौण नहीं किया जा सकता। उनको गौण करने से ही समाज में अत्यधिक बीमारियाँ बढ़ती हैं। उसको समझने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए हम एक सेब लाते हैं कोई, और सेब को ला कर के रख देते हैं, रखने के बावजूद उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े पड़ना ही कीटाणु पैदा होना है। एक तरह से जब वो भोजन, कफ वाला भोजन या पित्त वाला भोजन लंबे समय तक हमारे शरीर में रुक जाता है, जिस भी स्थान में रुक जाता है उसी स्थान पे कीटाणु या वायरस पैदा हो जाते हैं या इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। वही कफ किस प्रकृति का है, किस स्थिति में है, कितनी मात्रा में है, किस अंग में रुका हुआ है, उसी के आधार पे बीमारियों का नामकरण किया गया है। वो केवल नामकरण है। वास्तव में सर्वेषामेव रोगानाम निदानम कुपिता मलः, कुपिता नामी दोषा नाम शरीरे परिधानम। कुपित हुआ मल है वही रोग है, वही दोष है, वही विकार है और उसको दूर करना ही समाधान है। उसका शरीर से बाहर निष्कासित करना ही इलाज है। अब इसी सिद्धांत को प्राकृतिक चिकित्सा और योग भी मानती है। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार सभी बीमारियों का मूल कारण विजातीय पदार्थ है और योग के सिद्धांतों के अनुसार भी सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों का कारण विकार ही है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझने के बावजूद इस बात का पता चलता है, शोधन के परिणाम को बताते हुए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, शोचात स्वांग जुगुप्सा परई संसर्ग, सत्व शुद्धि सो मनस्व एकाग्र इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि जय, सत्व पुरुषो शुद्धि साम्ये केवल्यम मिति। इन सूत्रों को समझने से हमें पता चलता है कि योग मार्ग पे बढ़ने वाले व्यक्ति का शरीर शुद्ध हो जाता है, मन के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है और एक विशेष बात यह है, उसके अंदर सत्व शुद्धि सो मनस्व, उसका मन प्रसन्न रहने लगता है और जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न रहने लगेगा उसके अंदर रोग, शोक, विकार रह ही नहीं सकते। अब आगे एलोपैथी के सिद्धांत के मुताबिक हम बातों को समझने का प्रयास करते हैं। जब वो दोष, जब वो रोग या वो कुपित कफ, पित्त या वात लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर रुक जाता है, उस दोष की स्थिति, प्रकृति और सामर्थ्य के अनुसार ही हमारे शरीर में जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, वायरस या फंगस जन्म लेते हैं। लंबे समय तक रुकने के कारण ही इन्फेक्शन बढ़ता है। यदि वो दोष पूरी तरह से सर्कुलेशन में रहे, शरीर के किसी भी हिस्से में ना रुके, चाहे दोष हो शरीर में लेकिन रुकावट ना हो उसमें,
तो उसके अंदर जीवाणु, कीटाणु या वायरस पैदा नहीं होते। जब वो लंबे समय तक रुक जाता है, उदाहरण के लिए आज के समय में जैसे वो छाती के अंदर रुकने लगता है, तो कोई टीबी, दमा या खांसी का रूप धारण कर लेता है। वही कफ जब हमारे यहाँ श्लेष्मिक झिल्ली के अंदर रुक जाता है तो जुकाम या नज़ले का रूप धारण कर लेता है। साथियों, वही कफ यदि हमारे शरीर की हार्ट की धमनियों में रुक जाता है तो हार्ट से संबंधित डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। वही कफ यदि हमारे मस्तिष्क की महीन नस नाड़ियों में रुक जाता है तो उसी कफ के कारण माइग्रेन हो जाता है, थोड़ा सा रूप बदल करके। उसी प्रकार का कफ यदि हमारे शरीर के किसी एक अंग में, हाथ में, पैर में, वहाँ पे रुकावट पैदा कर देता है तो हमारा शरीर पैरालाइज हो जाता है। अब समझने की बात यह है कि रुकावट होती है, जिस प्रकार की रुकावट होगी, जिस प्रकृति की रुकावट होगी, उसी प्रकार के शरीर में कीटाणु, वायरस पैदा होंगे, या उस रुकावट की स्थिति के अनुसार ही शरीर में इन्फेक्शन पैदा होगा। या फिर दूसरी बात कहूँ, ट्यूमर भी उसी तरह से पैदा होते हैं। मैं आपको बताऊं, जब कोई ट्यूमर, कोई गांठ थोड़ी मात्रा में होती है, उसके अंदर वायु का सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर कुछ रक्त का संचार रहता है, उसका रक्त ज़्यादा अशुद्ध नहीं होता है, तब तक हम उसको सामान्य कहेंगे। लेकिन उसके अंदर पूर्ण रूप से जब रुकावट हो जाती है, रक्त का संचार रुक जाता है, शुद्ध वायु का सर्कुलेशन रुक जाता है, तो वही ट्यूमर, वही गांठ विकराल रूप ले लेती है और भयानक रोग का कारण बनती है। साथियों, थोड़ा सा और सरल करके आपको समझाना चाहूँगा। जैसे खुली नालियों में, गाँव में जब पानी बहता है घरों का, तो क्या होता है, खुली नालियों के ऊपर कोई पॉलीथीन, कोई गंदगी आती है तो नालियों में रुकावट डालती है, और उस रुकावट से पानी के आगे बहने के मार्ग में रुकावट आती है, वहाँ पे कुछ रुक जाता है और पानी ओवरफ्लो होकर के बाहर से निकलने लगता है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भी जब कोई कफ या पित्त इकट्ठा होकर के या अकेला किसी भी धमनी सिरा या मेरिडियंस में रुकावट डालता है तो वो खुली नाली जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और कई बार नाली ओवरफ्लो हो जाती है, बाहर निकलता है। ठीक उसी प्रकार से कई बार हमारी धमनी सिरा लीकेज हो जाती हैं, वही अन्य रोगों को पैदा करती हैं, और कई बार इनके कारण आदमी को अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सभी चिकित्सा पद्धतियों का आपस में कोरिलेशन है, गहरा सह संबंध है। उस सह संबंध को हमें देखना, जानना और समझना चाहिए। जब सभी चिकित्सा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे, केवल एक दूसरे का विरोध करने के लिए नहीं, उसको समझ करके गहराई से उसमें कोरिलेशन स्थापित करेंगे, सह संबंध स्थापित करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक चिकित्सा पद्धति में आपस में सह संबंध है। हाँ, प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के इलाज के तरीके अलग हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन बीमारी को समझने के लिए उनमें आपस में कोरिलेशन स्थापित करना बहुत आवश्यक है। और उस कोरिलेशन को स्थापित करके हमें अपने रोगी को, सबसे आवश्यक ये बात है, उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित कराना चाहिए, और उसको ये समझाना चाहिए कि भाई देखो, आपके इलाज के तरीके कई हो सकते हैं। उनमें तरीका प्राकृतिक चिकित्सा भी है, योग भी है, आयुर्वेद भी है। हमें दवाइयाँ खिलाने से पहले उसको बताना चाहिए कि इन दवाइयों के ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। योग के, प्राकृतिक चिकित्सा के, आयुर्वेद के, प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों को समझा करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से शुभ ही शुभ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।